हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 1 रीजनल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रक्रिया में अंतर क्षेत्रीय असंतुलित विकास एक समस्या का रूप ग्रहण करता है। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रक्रिया में अंतर क्षेत्रीय असंतुलित विकास एक समस्या का रूप ग्रहण करता है। विकास विनियोजन की वृद्धि के साथ साथ प्रायः असंतुलित विकास की गहनता में वृद्धि होती जाती है और निर्धन क्षेत्रों तथा वर्गों को विकास का लाभ संपन्न क्षेत्रों एवं संपन्न वर्गों की तुलना में कम ही प्राप्त होता है, जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से संपन्नता एवं विषमता का अंतर और अधिक हो जाता है। संतुलित विकास को निम्न 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रक्रिया में अंतर क्षेत्रीय असंतुलित विकास एक समस्या का रूप ग्रहण करता है। विकास विनियोजन की वृद्धि के साथ साथ विकास जो है विनियोजन की वृद्धि बढ़ोतरी के साथ साथ प्रायः असंतुलित विकास की गहनता में भी वृद्धि होती जाती है और निर्धन क्षेत्रों तथा वर्गों को विकास का लाभ संपन्न क्षेत्रों संपन्न वर्गों की तुलना में कम ही प्राप्त होता है, जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से संपन्नता एवं विषमता का अंतर और अधिक हो जाता है। संतुलित विकास को निम्न 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, आगे देखेंगे। संतुलित विकास को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। 3 इस प्रकार से: क्षेत्रीय संतुलन, खंडीय संतुलन और आय वितरण संतुलन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय संतुलन। फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलन, रीजनल बैलेंस। देखेंगे क्षेत्रीय संतुलन में क्या हुआ है। क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य किसी देश में विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास से है। क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य किसी देश में विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास से, अर्थात विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गतिशील रखने के साथ साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों की विकास की गति को अधिक तीव्र रखा जाए। ये जो क्षेत्रीय संतुलन है इसमें बताया गया है कि क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य किसी देश में विभिन्न भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास है, अर्थात विकास की प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाए विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गतिशील रखने के साथ साथ, अर्थात जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके विकास को गतिशील तो रखा ही जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी उस क्षेत्र को भी विकास की गति पर पहुंचाया जा सके अधिक तीव्र गति से। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गतिशील रखने के साथ साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की गति को अधिक तीव्र रखा जाए, जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्र के समान विकास स्तर प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि विकास प्रक्रिया में विकसित क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाए जब तक कि अन्य क्षेत्र के समान विकास स्तर न प्राप्त कर ले। विकसित क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्र रखकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान युग में लगभग सभी विकासशील राष्ट्र असंतुलित क्षेत्रीय विकास के दोष से पीड़ित हैं और देश की विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होने के स्थान पर वृद्धि होती जा रही है। क्षेत्रीय असंतुलित विकास के उदय होने के निम्नलिखित कारण हैं। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। क्षेत्रीय असंतुलित विकास के उदय होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, ऊपरी ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता होती है। ऊपरी ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता होती है और पिछड़े क्षेत्रों में जनमानस की विकास परक अभिव्यक्ति प्रायः गौण रहती है। तीसरा है, पिछड़े क्षेत्र कृषि प्रधान होते हैं तथा नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं से वंचित होते हैं। चौथा है, पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश की प्रेरणा नहीं होती है। पांचवा है, पिछड़े क्षेत्रों की गरीबी आर्थिक क्रियाएं आरंभ करने में बाधक होती हैं। अब आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है खंडीय संतुलन, सेक्टरी बैलेंस। खंडीय संतुलन के अंतर्गत
अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंड, कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि, इन सभी में संतुलन स्थापित किया जाता है। खंडीय संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। खंडीय संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों, कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में संतुलन स्थापित किया जाता है। विभिन्न उद्योगों व्यवसायों में पारस्परिक संतुलन स्थापित किए बिना विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं किया जा सकता है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में आदान के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त खंड एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक खंड का प्रभाव दूसरे खंड पर पड़ता है। अतः जब तक अर्थव्यवस्था के सभी खंडों का विकास संतुलित रूप से नहीं किया जाता है, तब तक एक खंड की क्रियाएं दूसरे खंड की क्रियाओं को या तो अवरुद्ध रहेंगी अथवा दोहराती रहेंगी, जिससे साधनों का अपव्यय होता है। अधिकतर विकासशील राष्ट्रों में विकास की गति धीमी होने के कारणों में मुख्य है खंडीय संतुलन। फिर से बात देखेंगे, खंडीय संतुलन, सेक्टरल बैलेंस। खंडीय संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विभिन्न खंडों में संतुलन स्थापित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों, कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में संतुलन स्थापित किया जाता है। विभिन्न उद्योगों व्यवसायों में पारस्परिक संतुलन स्थापित किए बिना विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं किया जा सकता। एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में आदान अर्थात इनपुट्स के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त खंड एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक खंड का प्रभाव दूसरे खंड पर पड़ता है। अतः जब तक अर्थव्यवस्था के सभी खंडों का विकास संतुलित रूप से नहीं किया जाता है, तब तक एक खंड की क्रियाएं दूसरे खंड की क्रियाओं को या तो अवरुद्ध रहेंगी या दोहराती रहेंगी, जिससे साधनों का अपव्यय होता है। अधिकतर विकासशील राष्ट्रों में विकास की गति धीमी होने के कारणों में मुख्य है खंडीय संतुलन। आगे देखेंगे आय वितरण संतुलन। थर्ड पॉइंट है आय वितरण संतुलन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस। देखेंगे आय वितरण संतुलन में क्या बताया गया है, विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो जाती है, परंतु आय के पुनर्वितरण द्वारा समानता का उदय नहीं हो पाता है। आय एवं अवसर की समानता उत्पन्न किए बिना विकास की प्रक्रिया का लाभ संपन्न वर्गों को ही अधिक मिलता है, जिससे विषमताओं में और वृद्धि होती है। क्या कहा गया है, विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, परंतु आय के पुनर्वितरण द्वारा समानता का उदय नहीं हो पाता है। आय एवं अवसर की समानता उत्पन्न किए बिना विकास की प्रक्रिया का लाभ संपन्न वर्गों को ही अधिक मिलता है, जिससे विषमताओं में और वृद्धि होती है। आय के विषय वितरण से समाज में संपन्न एवं विपन्न जन समुदाय के वर्ग स्थापित होते हैं और सामाजिक असंतुलन का उदय होता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति के साथ साथ विषमताएं और सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता जाता है और व्यापक निर्धनता निरंतर बनी रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य। आप लोगों को बता दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं के मुख्य उद्देश्य, योजनाएं, नियोजन मॉडल और उनके उद्देश्य में 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य में अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होने से ऐसी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही नहीं था, बल्कि उनको बेहतर और विविध जीवन के लिए नए अवसर भी प्रदान करना था। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये किसी उद्देश्य के लिए चलाई जाती हैं, उसमें जीवन स्तर को ऊंचा करना और नए तरीके से किसी न किसी चीज़ के लिए चलाई जाती हैं। क्या कहा गया है इसमें, अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और जब ये लागू हुआ तो एक ऐसी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य
केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही नहीं था, बल्कि उनको बेहतर और विभिन्न जीवन के लिए नए नए अवसर भी प्रदान करना था। ये सब कुछ समृद्धि व सामाजिक न्याय से प्रेरित नियोजन द्वारा प्राप्त करना था। आगे देखेंगे, प्रथम योजना में योजना की आवश्यकता। प्रथम योजना में योजना की आवश्यकता और राज्य की भूमिका स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इसके अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये योजनाएं चलाई जाती हैं, इसके अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पर नीतियां बनती हैं। यह नीतियां इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। समस्याओं का तर्क संगत समाधान ढूंढा जाता है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, इनके आधार पर नीतियां बनती हैं। ये नीतियां इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। समस्याओं का तर्क संगत समाधान ढूंढा जाता है। साधनों और आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार प्रोफेसर वैद्यनाथन 1995 के अनुसार योजना की 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखते हैं प्रोफेसर वैद्यनाथन 1995 के अनुसार योजना की 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है, विकास प्रक्रिया शुरू करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने हेतु नियोजन एक माध्यम है। दूसरा है, यह इस बात पर बल देता है कि केवल वर्तमान संपत्ति की असमानताएं कम करके या फिर उत्पादन बढ़ाकर गरीबी दूर नहीं की जा सकती। वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को तेज करने हेतु उद्देश्यपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और रूपरेखा में परिवर्तन लाने होंगे ताकि लोगों की मूलभूत इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इन इच्छाओं की झलक इनमें मिलती है। आगे देखेंगे, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का उपयुक्त आय, वृद्धों, बीमारों तथा विकलांगों की सुरक्षा और सुनिश्चितता की देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोगी जनसाधारण की भलाई के लिए हो रहा है। ये भी देखना होगा कि इससे संपत्ति और शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित ना हो जाए। और ये भी स्वीकार किया जाता है कि नियोजन सर्वज्ञ नहीं होते। तथ्यों के बारे में हमारा ज्ञान काफी अधूरा रहता है और नीति बनाते समय अनुमानों का सहारा लेना आवश्यक होता है। अनुभव से हमें निरंतर सबक लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य। अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होने से ऐसी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही नहीं था, बल्कि उनके बेहतर और विविध जीवन के लिए नए नए अवसर भी प्रदान करना था। ये सब कुछ समृद्धि व सामाजिक न्याय से प्रेरित नियोजन द्वारा प्राप्त करना था। प्रथम योजना में योजना की आवश्यकता और राज्य की भूमिका स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इसके अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जो योजनाएं चलाई जाती हैं, इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियां बनती हैं। ये नीतियां इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे समस्याओं का तर्क संगत समाधान ढूंढा जाता है, साधनों और आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार प्रोफेसर वैद्यनाथन 1995 के अनुसार योजना की 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये 3 बातें कौन सी हैं? पहला है, विकास प्रक्रिया शुरू करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने हेतु नियोजन एक माध्यम है। दूसरा है, यह इस बात पर बल देता है कि केवल वर्तमान संपत्ति की असमानताएं कम करके या फिर उत्पादन बढ़ाकर गरीबी दूर नहीं की जा सकती। वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को तेज करने हेतु उद्देश्यपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और रूपरेखा में परिवर्तन लाने होंगे ताकि लोगों की मूलभूत इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इन इच्छाओं की झलक इनमें मिलती है। रोजगार का अधिकार, शिक्षा पर उपयुक्त आय, वृद्धों, बीमारों तथा विकलांगों की सुरक्षा और ये सुनिश्चितता कि देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोगी जनसाधारण की भलाई के लिए हो रहा है। यह भी देखना होगा कि इससे संपत्ति और शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित ना हो जाए। और यह भी स्वीकार किया जाता है कि नियोजक सर्वज्ञ नहीं होते। तथ्यों के बारे में हमारा ज्ञान काफी अधूरा रहता है और नीति बनाते समय अनुमानों का सहारा लेना आवश्यक होता है। अनुभव से हमें निरंतर सबक लेना पड़ता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक उन्नति के मुख्य सूचक बताइए। आप लोग बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक उन्नति के मुख्य सूचक। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात है, 1950 से 51 से 1999 से 2000 की अवधि में स्थिर कीमतों पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 4.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा
और यहीं पर अगर बात की जाए 1990 में तो ये बढ़कर 5.5% हो गया। क्या हुआ इसमें? 1950 से 51 से 1999 से 2000 की अवधि में स्थिर कीमतों पर साधन लागत का जो सकल घरेलू उत्पाद है 4.1% दर बढ़ा। लेकिन वहीं पर बात की जाए 1990 के दशक में तो ये औसत 5.5% हो गया। और सेकेंड पॉइंट है 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो बचत दर 10.4% थी। लेकिन यहीं पर बात की जाए 1995 से 96 में बढ़कर 25.6% हो गई। आगे देखिए, मृत्यु दर तेजी से गिरने के कारण जनसंख्या 2% की दर से बढ़ी। शुद्ध उपभोग 1.4% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ी। रिपोर्ट है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रभावशाली रही है। भारत की औद्योगिक क्षमता की विविधीकरण व विस्तार एक प्रमुख सफलता है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा की है। उपभोक्ता वस्तुओं और आधारभूत वस्तुओं जैसे इस्पात व सीमेंट में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। उर्वरक, दूरसंचार जैसे उद्योगों की क्षमता निरंतर बढ़ रही है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन काफी प्रभावशाली रहा है और अब भारत इस स्थिति में है कि वो अपने अधिकतर उद्योगों की समृद्धि स्तर बनाए रख सकता है, चाहे या कपड़ा उद्योग हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, या रसायन या चीनी, बिजली या परिवहन हो। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन जो हो रहा है उसको सूचकांक देखेंगे। आधार 1993 से 94 इक्वल 100। 1950 से 51 में 19.2 से बढ़कर 1995 की देखें, इसके आगे 1995 से 96 देखें तो 283.3 हो गया। 1950 से 51 में 19.2 से बढ़कर 1995 से 96 में 283.3 हो गया, यानी 6% प्रतिवर्ष से भी अधिक है। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950 से 51 में 10 लाख टन से बढ़कर 1999 से 2000 के मध्य अगर देखें तो 272 लाख टन हो गया। इसी अवधि में सीमेंट का उत्पादन की बात की जाए तो 27 लाख टन से बढ़ाकर 100 लाख टन हो गया। कोयले के उत्पादन की बात करें तो 323 लाख टन से बढ़ाकर 3220 लाख टन हो गया। बिजली उत्पादन 51 करोड़ किलोवाट से बढ़ाकर 480.7 करोड़ किलोवाट हो गया। कच्चा तेल का उत्पादन 3 लाख टन से बढ़ाकर 319 लाख टन हो गया। आगे देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग 1951 में 334.2 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 1951 में 334.2 ग्राम प्रतिदिन था। इससे बढ़ करके 1995 में अगर देखा जाए तो 468.5 ग्राम हो गया। लेकिन दालों की उपलब्धता 61 ग्राम से बढ़कर 38.1 ग्राम हो गई। लेकिन खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 395 ग्राम से बढ़कर 498 ग्राम हो गई। दूसरा पॉइंट है खाद्य तेल और वनस्पति की उपलब्धता 1950 से 51 में देखा जाए तो 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 1999 से अगर 2000 के बीच में देखा जाए तो 9.2 किलोग्राम हो गई। कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग 11 मीटर से बढ़ करके 30 मीटर हो गया। जीवन की अन्य सुविधाओं की उपलब्धता भी काफ़ी बढ़ी है। साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ्रिज आदि का प्रयोग बढ़ा है। ये सब कागज के प्रगति के प्रतीक हैं। अगला है आर्थिक बुनियादी सुविधाओं, ऊर्जा, परिवहन तथा सिंचाई का विकास। सफलता का एक और क्षेत्र है आर्थिक बुनियादी सुविधाएं, जो कि औद्योगिकरण का आधार है। सड़क परिवहन, रेलवे तंत्र और दूरसंचार के जाल ने लोगों को जोड़ा है। देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं को लाना ले जाना संभव बनाया है। सफलता का एक और क्षेत्र है आर्थिक बुनियादी सुविधाएं, जो कि औद्योगिकरण का आधार है। जैसे सड़क परिवहन, रेलवे तंत्र और दूरसंचार के जाल ने लोगों को जोड़ा है, क्योंकि सड़क परिवहन, रेलवे तंत्र, दूरसंचार ये सब क्या है, सब लोगों को जोड़े हैं। लोग इनका प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं को लाना ले जाना संभव बनाया और देश को सारे विश्व से जोड़ा है। इससे बाजार का आकार बढ़ा है। सिंचाई और बिजली परियोजनाओं ने कृषि और उद्योग को आगे बढ़ाया है।
बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ने शहरों और गांवों की आधुनिकीकरण में सहायता पहुंचाई है। अगला है निर्यात का विविधीकरण व आयात प्रतिस्थापन। औद्योगिकरण और आयात प्रतिस्थापन नीतियों के कारण भारत की पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर निर्भरता घटी है। इसी तरह पहले हम जिन उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करते थे उन्हें अब हम अपने देश में ही बनाने लगे हैं। निर्यात की वस्तु संरचना में परिवर्तन आया है। अब हम विनिर्मित वस्तुओं, खनिज, अयस्क और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक प्रगति के सूचक बताइए। आपको बता दो ये भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक प्रगति के सूचक फर्स्ट पॉइंट है भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी। सबसे पहले देखेंगे भारत के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है कितने परसेंट किस तरह से बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1951 में जो औसत आयु 33 वर्ष थी, 1951 की बात हो रही है। 1951 में जो औसत आयु 33 वर्ष थी, भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा की बात हो रही है। 1951 में जो औसत आयु 33 वर्ष थी, 1955 में बढ़कर 61 वर्ष हो गई। ये मुख्यतः चेचक और प्लेग के उन्मूलन तथा मलेरिया और हैजे का प्रकोप कम होने के कारण है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। हालांकि भारत में अल्प पोषण कमजोर स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण है, फिर भी औसत आयु बढ़ना एक बहुत बड़ी सफलता है। अन्य सामाजिक सूचक भी अनेक महत्वपूर्ण प्रगति की ओर हमारा इशारा करते हैं। 1950 से 51 में जन्म दर 39.9 प्रति हजार से घटकर 1995 से 96 में 28.3 हो गई। ये जो समाज में लोग रहते हैं, भारत के लोग हैं, उनकी बात हो रही है कि 1950 से 51 में जन्म दर 39.9 प्रति हजार से घटकर 1995 से 96 में 28.3 हो गई। मृत्यु दर तेजी से गिरकर 27.4 से 9 हो गई। शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार से घटकर 74 हो गई। स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि तेजी से गिरती मृत्यु दर के कारण हुई है। सेकंड पॉइंट है अच्छी शिक्षा प्रणाली का विकास, जिससे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारत में शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा समूह नियोजन की एक भारी सफलता है। भारत में शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा समूह नियोजन की एक भारी सफलता है। ये देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण संभव हुआ है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में आगे होने के कारण भारत अब मध्य पूर्व एशिया व अफ्रीका के देशों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। यह एक गर्व का विषय है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के प्रादेशिक क्षेत्रों की जलवायु पर टिप्पणी कीजिए। भी एग्जाम में आ सकता है, इसमें तैयार कर लीजिएगा आप लोग। भारत के प्रादेशिक क्षेत्रों की जलवायु पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले जलवायु देखेंगे। क्लाइमेट, इस मैदान की स्थिति गंगा के ऊपरी और निचले मैदानी भाग तथा हिमालय और दक्षिणी प्रायद्वीप भाग के बीच में होने से है। इस मैदान की स्थिति गंगा के ऊपरी और निचले मैदानी भाग तथा हिमालय और दक्षिणी प्रायद्वीप भाग के बीच में होने से ये मैदान पश्चिम में शुष्क ऊपरी गंगा मैदान व पूर्व में अति आर्द्र तथा निम्न गंगा मैदान के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यवर्ती दिशाएं चलती हैं। ये उपोष्ण जलवायु पेटी में स्थित है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत गंगा के ऊपरी मैदान से अधिक किंतु गंगा के निचले मैदान से कम है। यहाँ वर्षा सामान्यतः 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी भागों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा उत्तर पूर्वी भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। मई का महीना यहाँ सबसे अधिक गर्म होता है। बिहार के पूर्व और उत्तर पूर्व में 29 अंश सेल्सियस और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 32.8 अंश सेल्सियस तापमान रहता है। जून में पटना का तापमान 32.9 अंश सेल्सियस, वाराणसी में 34.7 अंश सेल्सियस, गोरखपुर का 31.5 अंश सेल्सियस, मोतिहारी का 30.1 अंश सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म लू के साथ
धूल भरी आंधियाँ, ग्रीष्म में गर्म लू के साथ धूल भरी आंधियाँ भी आती हैं। मई में दोपहर बाद के सर्वोच्च तापमान 1998 में 45 अंश सेल्सियस भी ऊंचे अंकित किए जा चुके हैं। तो ये इसका चित्र है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं गंगा की मध्य बर्फ इस तरह से इसमें 90 सेंटीमीटर से कम, उसके बाद बढ़ा 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 40, 140 से 150, 150 से 160, 160 सेंटीमीटर से अधिक इस तरह से बढ़ रही है। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 16.3 अंश सेल्सियस के लगभग रहता है। जनवरी में वाराणसी में 16.5 अंश सेल्सियस, पटना में 17.3 अंश सेल्सियस, भागलपुर में 17.9 अंश सेल्सियस, गोरखपुर में 16.4 अंश सेल्सियस, दरभंगा में 16.8 अंश सेल्सियस और मोतिहारी में 15.9 अंश सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर 13 अंश सेल्सियस से 16 अंश सेल्सियस के बीच रहता है, जो ऊपरी मैदान से कम किंतु निचले मैदान से अधिक है। यद्यपि बीच बीच में ठंडी लहरों और बादलों के कारण कुछ शीतकालीन खुले मौसम में बाधा पड़ जाती है। शीतकाल में पश्चिम चक्रवातों के कारण तापमान में एकदम कमी आ सकती है। पूर्व रात्रि में पाला गिरता है, जिससे मसूर, राई और मटर की फसलों की हानि होती है। इस भाग में चक्रवातों की संख्या 2 से 5 रहती है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनों से होती है। वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ मानसूनी हवाओं के अकस्मात ही पहुंच जाने से आर्द्रता 70 से 80% तक बढ़ जाती है और तापमान में 5 अंश सेल्सियस से 7 अंश सेल्सियस तक गिरावट आ जाती है। उत्तरी बिहार की 85% और पूर्वी उत्तर प्रदेश की 88% वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है। पश्चिमवर्ती भागों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, किंतु उत्तरी एवं पूर्वी भागों में ये 200 सेंटीमीटर तक होती है। पटना में वार्षिक औसत 110 सेंटीमीटर, गोरख में 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि वाराणसी में औसत 105 सेंटीमीटर है। सारण, दक्षिणी मुजफ्फरपुर, पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से कम होता है। चंपारण एवं मोतिहारी में वर्षा 180 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल प्रायः शुष्क रहता है। कभी कभी शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस मैदान की एक और विशेषता यह है कि इसमें सूखा और बाढ़ें साथ साथ आती हैं। सूखा पश्चिमी भाग में और बाढ़ पूर्वी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की अस्त व्यस्त कर देती हैं। कुल वर्षा की 90% 45 से 60 वर्षाकालीन दिवसों में प्राप्त होता है। कभी कभी 24 घंटों में 30 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग ये हैं, शक्कर बनाने की कारखाने गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सारण, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद, भागलपुर जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके मुख्य केंद्र शाहाबाद, गया और पटना है। सहकारी क्षेत्रों में शक्कर बनाने की मिलें और राई, धोबी और घोसी में स्थापित की गई है। सूती वस्त्र की मिलें वाराणसी, मिर्जापुर, पटना, गया, बक्सर, अकबरपुर, टांडा, बिहार शरीफ, मधुबनी और खलीलाबाद में स्थापित है। ऊनी दरिया, नंदे, कालीन वाराणसी, मिर्जापुर में बनाए जाते हैं। रेशमी वस्त्र की बात की जाए तो भागलपुर और वाराणसी में बनाए जाते हैं। भागलपुर टसर रेशम के लिए विश्व विख्यात है। जूट की मिलें कटिहार, समस्तीपुर, सहजनवा, गोरखपुर में है। बरौनी में तेल शोधक एवं पेट्रो रसायन कारखाना स्थापित किया गया है। सिगरेट बनाने का कारखाना मुंगेर में है। दाल एवं तेल की मिलें दक्षिणी बिहार के मैदान में और गंगा घाघरा दोआबों में पाई जाती है। चावल साफ करने की मिलें उत्तरी बिहार में, तराई क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के सरयू पार मैदान में है। भदोही देश का कालीन बुनने का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी में सोडा एस
व एल्यूमिनियम क्लोराइड का कारखाना, डीजल इंजन एवं भारी इंजीनियरिंग सामान बनाने का कारखाना तथा पीपरी व रेणुकूट सोनभद्र में एल्यूमिनियम का कारखाना HINDAS हिंदाल्को स्थापित किए गए हैं। वाराणसी में हल्के व भारी इंजीनियरिंग सामान, रसायन, विद्युत उपकरण एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, छपाई, प्रकाशन आदि से संबंधित उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसे कि साड़ियाँ, तंबाकू और जर्दा तैयार करने तथा डीजल इंजन बनाने का कारखाना भी वाराणसी में है। वाराणसी की रेशम साड़ियाँ जगत प्रसिद्ध हैं। डाल मियानर में सीमेंट, कागज, गत्ता, प्लाईवुड, शक्कर, वनस्पति घी आदि बनाने की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। रामनगर में कांच की वस्तुएं बनाने के उद्योग स्थापित हैं। ग्रांड ट्रंक रोड के सहारे वाराणसी और मुगल सराय के बीच अनेक औद्योगिक इकाइयां पनप गई हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तर प्रदेश की परिवहन प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग बता दो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर एग्जाम में आएगा। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश की परिवहन प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। तो देखेंगे, यह प्रदेश पूर्वी भारत के देशों के पश्चिम व पश्चिमोत्तर भागों एवं नेपाल से जोड़ने वाला होने के कारण यहाँ पर रेल व सड़क परिवहन एवं नदियों एवं नहरों द्वारा जल परिवहन का अच्छा विकास हुआ है। यह प्रदेश, उत्तर प्रदेश की परिवहन प्रणाली की बात हो रही है। ये प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश पूर्वी भारत को देश के पश्चिम व पश्चिमोत्तर भागों एवं नेपाल से जोड़ने वाला होने के कारण यहाँ पर रेल, सड़क व परिवहन एवं नदियों एवं नहरों द्वारा जल परिवहन का अच्छा विकास हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से आरंभ होकर इस प्रदेश से निकलती है। इसी प्रकार एशियाई राष्ट्रीय मार्ग टर्की से बैंकॉक जाने वाला इस मैदान से निकलता है तथा काठमांडू को जोड़ता है। इस मैदान से होकर निम्न मुख्य रेल मार्ग गुजरती हैं। उत्तर में वाराणसी होकर कोलकाता, मुगलसराय को, और गंगा के दक्षिण में मिर्जापुर होकर कोलकाता को। ये जो रेल मार्ग है इस तरह से बनी हुई है। उत्तर में वाराणसी होकर कोलकाता, मुगलसराय को, और गंगा के दक्षिण में मिर्जापुर होकर कोलकाता को जाती है। तो इस तरह से मैं बना हुआ है गंगा की मध्य घाटी परिवहन। और आगे देखेंगे, थर्ड में दोआब सरयू पार मैदान को असम से जोड़ने के लिए एवं प्रायद्वीपीय भारत में इसका संबंध चुनार चापन गढ़वा रेलमार्ग द्वारा है। यह रेलमार्ग मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से उत्तरी और पूर्वी रेलमार्गों द्वारा और उत्तर पूर्वी रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। सड़कों का घनत्व आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, पटना, गया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर जिलों में अधिक है, जबकि बस्ती व गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्रों में चंपारण, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया क्षेत्रों में दलदली और बीहड़ भूमि के कारण सड़कों का अत्यंत अभाव है। वाराणसी और पटना में प्रमुख हवाई अड्डे हैं। यहाँ से देश के सभी भागों, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश तथा कुछ अन्य देशों के लिए सीधी वायुसेना उपलब्ध है। गंगा नदी आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती है। प्रयागराज, इलाहाबाद, हल्दिया खंड गंगा नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट है। व्यापार, ट्रेड, यह प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश व्यापार में किस तरह से है? तो उत्तर प्रदेश यह प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ से व्यापार की वस्तुएं जो अन्य क्षेत्रों को भेजी जाती हैं, उत्तर प्रदेश से जो व्यापार की वस्तुएं अन्य क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में भेजी जाती हैं, उसमें कृषि जन्य पदार्थों का अधिक है। चावल, शक्कर, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, जरी का काम वाला कपड़ा, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोल, रसायन, खनिज तेल उत्पाद, वनस्पति घी, सीमेंट, हथकरघे का कपड़ा, ऊनी कालीन, गलीचे, जूट के बोरे आदि मुख्य हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से व्यापार की जाती है, जो अन्य क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। बाहर से इन क्षेत्रों को आने वाले सामान, अब बात हो रही है बाहर से उत्तर प्रदेश में कौन से सामान आते हैं। बाहर से इन क्षेत्रों में आने वाले सामान खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, गरम मसाले, लोहा और इस्पात की मशीनें, दुपहिया वाहन, यांत्रिक उपकरण, ऊनी वस्त्र, मोटर गाड़ियाँ आदि मुख्य हैं। अब जनसंख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये भारत के घने बसे क्षेत्रों में से है। ये जो उत्तर प्रदेश ये भारत के घने बसे क्षेत्रों में से है। जनसंख्या का औसत घनत्व तो 813 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक के तराई के भागों में, दक्षिण के पठारी भाग, वन और दलदली भागों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। मीलों तक फैला समतल व उपजाऊ भूभाग, सदा बहने वाली नदियां, भूमिगत जल की सुविधा, कृषि योग्य भूमि का अधिकांश क्षेत्र खेती के लिए उपलब्ध होगा। उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु और सड़कों तथा रेल मार्गों की सुविधा के कारण जनसंख्या का घनत्व सरयू पार मैदान के पूर्वी भाग, गंगा घाघरा दोआब के निचले क्षेत्र, दक्षिणी बिहार के मैदान के पश्चिमी और उत्तरी भाग तथा वाराणसी जिले में घनत्व 1978 प्रति व्यक्ति किलोमीटर पाया जाता है। निम्न घनत्व के क्षेत्र वे हैं जहां दलदली बीहड़ वन भूमि मिलती है। लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण है। नगरों में केवल 20% का ही निवास है। मुख्य नगर वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मोतिहारी, छपरा, सारण, मुंगेर, बरौनी, पूर्णिया, बक्सर, दरभंगा व बिहार शरीफ है। इस मैदान में अर्थात उत्तर प्रदेश में, इस मैदान में उत्तर प्रदेश के मैदान में अयोध्या, बलिया, गाजीपुर, विंध्याचल, बिहार शरीफ, राजगृह, चुनार, कुशभवनपुर, गया, पाटलिपुत्र, चंपा आदि धार्मिक प्राचीन नगर हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।